आज नवा मॉक टेस्ट है और इसके प्रश्नों के उत्तर बताने का प्रयास करूंगा। पहला है नॉट ट्रू अबाउट किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में क्या सही नहीं है? तो ए ऑप्शन है लॉन्च्ड इन 1997, आरवी गुप्ता कमेटी, नॉर्म्स डिसाइडेड बाय आरबीआई, प्रिपेयर्ड बाय नाबार्ड। तो नाबार्ड द्वारा प्रिपेयर किया जाता है। नॉर्म्स जो है आरबीआई डिसाइड करती है किसान क्रेडिट कार्ड के। आरवी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशन से है। ये गलत है, ये लॉन्च हुआ था 1998 में। तो ये हिसाब से ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दूसरा है हाउ मैनी पैरामीटर्स आर रिकॉर्डेड इन सॉयल हेल्थ कार्ड। जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड होता है उसमें कितने पैरामीटर रिकॉर्ड किए जाते हैं, कितनी सूचनाओं को दिया जाता है? तो वो 12 सूचनाएं हैं, 12 पैरामीटर हैं जो सॉयल हेल्थ कार्ड में रिकॉर्ड की जाती हैं। तीसरा प्रश्न है व्हिच न्यूट्रिएंट शोज मैक्सिमम डिफिशियंसी इन इंडियन सॉयल। तो जो दिए हुए 4 ऑप्शन हैं उसमें जिंक है। दरअसल बच्चों नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और जिंक, बोरान, ये क्रम है। सबसे ज़्यादा जो डिफिशियंसी शो कर रही है अपनी भारतीय सॉयल वो नाइट्रोजन की कर रही है, उसके बाद फास्फोरस, फिर पोटास, फिर जिंक और फिर बोरान। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमने पूछा है, कोई मेजर न्यूट्रिएंट इसमें नहीं है, तो इसमें जिंक ही ऑप्शन सही होगा। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। डिफजिंग प्रोसेस इज डन इन। डिफजिंग यानी जो छोटे छोटे रेशे होते हैं, कॉटन का बीज आपने देखा होगा, तो क्या होता है जब उसके रेशे निकाल लिए जाते हैं तो उसके बाद में उस पर पूरे बीज पे छोटे छोटे रेशे दिखाई देते हैं, उनको फज कहते हैं, फज। और इन्हीं को हटाने को डिफजिंग कहते हैं। तो केमिकल में डुबो करके उनके रेशों को गलाया जाता है। तो डिफजिंग की प्रक्रिया जो है वो कॉटन में की जाती है, स्पष्ट भी हो गया होगा। तो इसका ए ऑप्शन सही है। पांचवा है फ्रीडम फ्रॉम अदर वैरायटी सीड्स डिनोट। कोई बीज है, बीज की लाट है और उसमें दूसरी प्रजाति का बीज आ जाए, जैसे मान लीजिए कि साकेत 4 कोई प्रजाति है और उसमें पंतधान 2 का बीज आ जाए। साकेत 4 की जगह में पंतधान अगर 2 आ जाए तो क्या कहलाएगा? ये इससे और बीज ये इसमें मिला हुआ है पंतधान 2, तो ये इसकी जेनेटिक प्योरिटी को कम करेगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आनुवांशिक शुद्धता को प्रभावित करेगा, तो इसीलिए इसमें बी ऑप्शन सही। फ्रीडम फ्रॉम अदर वैरायटी सीड्स अगर नहीं है तो जेनेटिकली प्योर है, यही बात इसमें पूछी गई है। छठा है सिंगल क्रॉस हाइब्रिड एंड इनब्रेड क्रॉस। सिंगल क्रॉस आप जान ही रहे हैं, ए इंटू बी का क्रॉस कराइए, जो भी आए F1 उसका इनब्रेड से करा दीजिए। तो जो भी ये इस प्रक्रिया को जो कहते हैं वो 3 वे क्रॉस कहते हैं, 3 वे क्रॉस। और टॉप क्रॉस आप जान ही रहे हैं, जब सिंगल क्रॉस को ओपन पॉलिनेटेड वैरायटी से कराते हैं तब उसको टॉप क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पॉलिनेटिंग एजेंट इन बाजरा इज। बाजरा में किसके द्वारा परागण होता है? तो इसमें हवा द्वारा होता है, विंड। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उफरा डिजीज ऑफ राइस इज काज्ड बाई। जो धान की उफरा डिजीज है वो किसके कारण होती है? तो सूत्रकृमि, निमेटोड, सूत्रकृमि के द्वारा होता है। शॉर्ट कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन। शॉर्ट कल्चर को कहते हैं सतृण खेती। सतृण खेती यानी हमारा खेत है और उसमें फलों के पौधे खड़े हैं और इसमें घासें भी लंबी लंबी उगी हुई हैं, न उनकी जुताई की जा रही है, न कोई पलटाई की जा रही है, न घासों की कटाई की जा रही है। यानी ऐसे कल्चर को हम शॉर्ट कल्चर कहते हैं। सतृण, तृण माने तिनका। तो ये एप्पल में किया जाता है, इससे सॉइल इरोजन कम होता है और इसीलिए इसकी प्रैक्टिस एप्पल में की जाती है। तो
शॉर्ट कल्चर इज प्रैक्टिस्ड इन एप्पल। बेस्ट टाइम ऑफ क्रॉप हार्वेस्टिंग फॉर ग्रीन मेन्योर इज। वैसे तो ये देखा जाए कि ग्रीन मेन्योर क्या क्या उद्देश्य होता है कि जब खेत में खड़ी है ग्रीन मेन्योर की क्रॉप, तो उसको हम पलट दें और जल्दी सड़ गल जाए और हमको नाइट्रोजन की उपलब्धता और अन्य पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाए। लेकिन होता क्या है कि वेजिटेटिव सबसे जल्दी सड़ती है, वेजिटेटिव स्टेज, क्योंकि उसके तने मुलायम होते हैं। लेकिन इसमें एक कमी है कि इसके बायोमास नहीं हमको मिल पाता है, यानी हमको बायोमास भी अधिक चाहिए, तो फ्लावरिंग स्टेज बेस्ट होती है। फ्लावरिंग स्टेज पे अगर उसको हम मिट्टी में दबाएंगे तो सबसे ज़्यादा पर यूनिट एरिया हमको नाइट्रोजन मिलेगी ज़्यादा, तो फ्लावरिंग स्टेज सही होगा, बी ऑप्शन सही है। सॉयल्स ऑफ हैवी रेनफॉल एरियाज बिकम, जहाँ घनघोर वर्षा होती है, ज़्यादा वर्षा होती है, वहाँ की भूमि कैसी हो जाती है, तो अम्लीय हो जाती है, एसिडिक, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर मेज इरिगेशन इज, मक्का की सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था कौन है, तो सिल्किंग एंड टेसलिंग स्टेज, यानी उसमें जो ये प्लांट होता है उसमें जो बाल निकलती है वो, और ऊपर जो उसका जीरा निकलता है उसी को क्या कहते हैं, इसको टेसल कहते हैं और इसको सिल्क कहते हैं। तो यही एक स्टेज होती है जब जो है इस सिंचाई की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नी हाइट स्टेज भी एक ऑप्शन दिया है। नी हाइट स्टेज जो है फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के लिए सबसे क्रांतिक अवस्था है। इसी स्टेज पे किसान भाई क्या करते हैं, खेत में या तो टॉप ड्रेसिंग के या छिटक करके यूरिया या उसके पौधों के पास प्लेसमेंट करके देते हैं, और जिससे कि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो 13वां प्रश्न है, टोबैको मोजाइक वायरस इज ट्रांसमिटेड बाई, तंबाकू का वायरस किससे ट्रांसमिट होता है, तो सी है मैकेनिकल, किसी नहापर न फिर किसी से नहीं, यांत्रिक रूप से ट्रांसमिट होता है, यानी कट जाने से, टूट जाने से, संपर्क में आने से ही ट्रांसफर होता है। आयरिस फेमिन वाज काज्ड बाई, आयरिस फेमिन आलू में से संबंधित है। फाइटोप्थोरा जानते हैं, लेट ब्लाइट जो है पोटैटो की, इससे वहाँ महामारी आई थी और जनधन की बड़ी हानि हुई थी, इसीलिए उसको आयरिस अकाल कहते हैं। फेमिन मीन्स अकाल, तो ये इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज इज काज्ड बाई, तो वायरॉइड्स द्वारा होती है, सी ऑप्शन इसके सही है। ये वायरस से भिन्न है, इसमें जेनेटिक डिफरेंस होता है, क्या होता है इस पर कभी चर्चा होगी। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो है वायरॉइड्स द्वारा होती है, वायरस द्वारा नहीं होती है। फादर ऑफ व्हीट रस्ट डिजीज इन इंडिया इज, तो व्हीट रस्ट के डिजीज के जो पिता हैं भारत में वो केसी मेहता हैं, केसी मेहता। तो किसी न किसी के तो फादर हैं हर, तो कितने फादर याद रखे जाएं, तो केसी मेहता भी हैं। बंची टाइप ऑफ बनाना इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्राम, यानी विदेश से आया है, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है, तो श्रीलंका से आया है और आज हमारे लिए समस्या बन गया है। बंची टाइप आप जान ही रहे हैं। तो इंडिकेटर प्लांट फॉर टेस्टिजा वायरसेस, इंडिकेटर प्लांट उसे कहते हैं जिसमें टेस्टिजा वायरस के सिम्टम सबसे पहले स्पष्ट हों और साफ स्पष्ट हों तथा सबसे ससेप्टेबल हो, आसानी से वो इससे ग्रसित हो जाती हो, तो कागजी लाइम है, बी ऑप्शन इसमें सही है। कागजी लाइम इंडिकेटर प्लांट का काम करता है। मोस्ट डोमिनेंट मिनरल इन ब्लैक सॉइल इज, काली मृदा में सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल प्रभावी रहता है, तो मांट मोरलोनाइट, ये सॉइल साइंस का सवाल है और चाहें तो किताब से देख लें, मांट मोरलोनाइट इसका उत्तर सही होगा। अगला है क्लास टू सॉयल कलर इज, जो सॉयल का मृदा का वर्गीकरण किया गया उसको 8 भागों में बांटा गया है, तो हर एक भाग का जो है एक रंग दिया गया है, तो क्लास 2 की सॉयल का रंग पूछा गया है, तो बी ऑप्शन सही है, येलो कलर, तो यहाँ येलो हो जाएगा ऑप्शन। पोरोमीटर इज यूज टू मेजर, पोरोमीटर यानी पोर जो पत्ती होती है उसकी फलक पर जो होते पोर पाए जाते हैं, इन्हीं को जो यंत्र नापता है उसको पोरोमीटर कहते हैं, और इसका प्रयोग ट्रांसपिरेशन में होता है,
तो पोरोमीटर इज यूज टू मेजर ट्रांसपिरेशन, जितने ज़्यादा पोर उतना ज़्यादा ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन। तो ये बात याद रखिएगा। कॉल्ड सेल्फ मल्चिंग सॉयल। सेल्फ मल्चिंग क्या क्या होता है कि हमारी ज़मीन है और अगर ऊपर की भूमि जो है अपने आप जुत जाए यानी भुरभुरी हो जाए, तो और जब भुरभुरी हो जाएगी तो नीचे की मिट्टी से जो नमी है ऊपर नहीं आ पाएगी, तो एक तरीके से मल्चिंग हो गई। तो ऐसी कौन सॉयल करेगी? ब्लैक सॉयल करेगी। ब्लैक सॉयल क्या होता है? अपने आप सिकुड़ती है, अपने आप फैलती है, उसमें सिकुड़ने और फैलने की बहुत ज़्यादा क्षमता होती है। तो जब नमी होती है तब फैल जाती है, जब नमी कम होती है तो सिकुड़ जाती है, क्रैक पड़ जाते हैं। तो सिकुड़ने फैलने में वो ऊपर की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और एक मल्च का काम करती है। इसीलिए सेल्फ मल्चिंग, अपने आप किसी ने जुताई गुड़ाई नहीं की। तो यहाँ सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है टोटल पोर स्पेस इज मैक्सिमम इन। कुल पोर सबसे मतलब टोटल किस में होते हैं? तो ब्लैक सॉयल में होंगे। नंबर ऑफ पोर स्पोर्स अगर सबसे अधिक हैं तो काली मृदा में होंगे, लेकिन सैंडी मृदा में नंबर तो कम होते हैं लेकिन जो वॉल्यूम होता है पोर स्पेस का वो उसमें ज़्यादा होता है सैंडी सॉयल में। तो फिलहाल आप जो पोर स्पेस हैं रंध्राकाश, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा ब्लैक सॉयल में होती है, काली मिट्टी में होती है। अगला प्रश्न है अवेलेबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीज इन वाटर लॉग्ड पैडी फील्ड। यानी जहाँ जल भराव स्थित है और धान का खेत है तो किस पोषक तत्व की उपलब्धता बढ़ती है, इंक्रीज होती है? तो ये मैंगनीज है। मैंगनीज की उपलब्धता ऐसी मृदाओं में वाटर लॉग पैडी सॉयल में बढ़ती है। एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन सॉयल विल काज। अगर खेत में आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं, तो क्या करेगा? इंक्रीज बल्क डेंसिटी, डिक्रीज बल्क डेंसिटी, डिक्रीज पार्टिकल डेंसिटी, डी बोथ बी एंड सी। तो दरअसल में जब भी आप ऑर्गेनिक मैटर मिलाएंगे तो बल्क डेंसिटी भी कम होगी और पार्टिकल डेंसिटी भी कम होगी। तो बी और सी दोनों ऑप्शन है, तो यहाँ इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, बोथ बी एंड सी। मॉडिफाइड एसआरआई मेथड ऑफ राइस, द स्टेज ऑफ सीडलिंग शुड बी। मॉडिफाइड एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन। तो अब उसमें थोड़ा परिवर्तन किया गया है। तो उसमें सीडलिंग की एज पूछी गई है कि कितनी उम्र की पौध को रोपित करना चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें सही है, 12 से 15 दिन की पौध को रोपित करना चाहिए। अगला है 27वां एलिमेंट रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेटिक O2 इवोल्यूशन इज। एलिमेंट रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेटिक O2 रिवोल्यूशन यानी प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो ऑक्सीजन निकलती है उसमें कौन सा तत्व जिम्मेदार है? तो उसमें सी ऑप्शन सही है, मैंगनीज। 27 का क्या हो जाएगा? मैंगनीज तत्व जिम्मेदार है। और मैग्नीशियम तो उसका संरचनात्मक, क्लोरोफिल का संरचनात्मक तत्व होता है, तो वो अलग बात है। रिच मैन्स डिजीज ऑफ राइस इज। तो ये भी है रिच मैन, पुअर मैन। तो रिच मैन डिजीज ऑफ राइस तो धान की बड़े लोगों की बीमारी, तो ब्लास्ट, झोंका, ब्लास्ट डिजीज, ब्लास्ट, तो इसको रिच मैन डिजीज कहते हैं। फिशी स्मेल इन राइस फील्ड इज ड्यू टू। मछली जैसी गंध, फाउल स्मेल भी कहते हैं, वो किस कारण होती है धान के खेत में? तो करनाल बंट की वजह से होती है। करनाल बंट होता क्या है कि जो पौधा होता है इसमें जो अंदर का ये ऊपर का टॉप पोर्शन होता है ये सड़ने लगता है, डेड हर्ट। तो सड़ने की वजह से इसमें एक बदबू सी आती है, उसको करनाल बंट कहते हैं। तो फिशी स्मेल ड्यू टू करनाल बंट। मिथाइल यूजेनाल ल्यूर इज यूज फॉर। मिथाइल यूजेनाल एक केमिकल है, वो क्या करता है? आकर्षण, ल्यूर माने आकर्षित करता है, अपनी झांसे में लाता है। तो किसको झांसे में लाने के लिए यूज किया जाता है? फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई। मिथाइल यूजेनाल इज यूज्ड फॉर फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को आकर्षित करने के लिए ये केमिकल प्रयोग किया जाता है।
मैक्सिमम नाइट्रोजन परसेंट इज फाउंड इन, सबसे अधिक नाइट्रोजन प्रतिशत किसमें पाया जाता है? एनहाइड्रस अमोनिया में। एनहाइड्रस अमोनिया में 82% लगभग पाया जाता है। यूरिया में 46, तो आप जान ही रहे हैं, बाकी कोई ऐसा है नहीं, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मोस्ट एबंडेंट माइक्रोब्स इन सॉयल मास पर ग्राम सॉयल, यानी 1 ग्राम सॉयल अगर लीजिए तो उसमें कितने ग्राम कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा सबसे ज़्यादा, तो इसमें फंगस होगा। अगर मास के हिसाब से देखा जाए तो फंगस, मास के हिसाब से है जो फंगस है, और अगर नंबर के हिसाब से देखा जाए तो बैक्टीरिया है। ये बात याद रखिए। यानी अगर संख्या पूछी जाए पर ग्राम सॉयल में तो बैक्टीरिया फिर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर वजन पूछा जाए प्रति ग्राम सॉयल में तो उसमें फिर फंगस ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ जो प्रश्न दिया है उसके हिसाब से बी ऑप्शन सही है, फफूंद। टिफ्ट 23 जीन इज रिलेटेड टू, टिफ्ट 23 जीन किससे संबंधित है? बाजरा से संबंधित है, पर्ल मिलेट, बाजरा। अंगूर लता इज ए वैरायटी ऑफ, तो अंगूर लता अंगूर की नहीं है, बहुत पुरानी प्रजाति है, टमाटर की है। आयोग साहब से मजाक कर सकता है कभी कभी, तो टमाटर याद रखें। सेंट्रल रेनफील्ड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, सेंट्रल रेनफील्ड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन, इसको याद रखें। ये कहाँ है? हजारीबाग में है। बी, हजारीबाग झारखंड में है। तो सेंट्रल रेनफील्ड अपलैंड राइस रिसर्च स्टेशन इज लोकेटेड एट हजारीबाग। और उत्तर प्रदेश में सेंट्रल राइस रिसर्च स्टेशन, राइस रिसर्च स्टेशन नहीं, राइस रिसर्च सेंटर जो है वो मसौदा में है। मसौदा कहाँ है? फैजाबाद में है। सेंट्रल राइस, सेंट्रल नहीं, राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, राइस रिसर्च सेंटर, ये जो है मसौदा में है और ये जो है हजारीबाग में है। तो ये नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी का एक कैंपस है, फार्म है, रिसर्च फार्म है। तो राइस रिसर्च सेंटर यहाँ अपलैंड लोलैंड सभी की शोध होते हैं, अच्छी अच्छी यहाँ से प्रजातियाँ भी निकलती हैं। तो मसौदा भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखें। लेकिन यहाँ इसका उत्तर हजारीबाग है जो पूछा गया है। 35वां है इंडोसल्फान 35 EC इंसेक्टिसाइड टू बी स्प्रेड ऑन व्हीट क्रॉप इफ 500 लीटर सॉल्यूशन ऑफ 0.7% स्ट्रेंथ इज रिक्वायर्ड देन हाउ मच केमिकल विल बी परचेज बाय फार्मर। तो बच्चों यहाँ पर आप ये जान दिया हुआ है 35 EC का सॉल्यूशन है, 35 EC स्ट्रेंथ की क्षमता का केमिकल उपलब्ध है, इंडोसल्फान है, 0.7% सॉल्यूशन बनाना है क्षमता का और 500 लीटर बनाना है। तो बच्चों इसके निकालने के लिए आप सीधा जान लें कि 100 लीटर में पाया जाता है कितना? 0.7 लीटर। यही तो दिया है कि 0.7% स्ट्रेंथ है, तो 100 लीटर में कितना होगा? 0.7% यही होता है। और 500 लीटर बनाना है, तो 500 लीटर कितने में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.7 इंटू 500 अपॉन 100, नीचे आएगा 100। तो ये 0 कटा, ये तो ये हुआ 7 5 जा 35, 3.7 पॉइंट है ना, तो 3.7 लीटर इतनी हमको केमिकल की ज़रूरत है, 3.7 लीटर। और हमारे पास केमिकल की क्षमता क्या है? 35 EC का है। तो 35 EC का मतलब हो गया कि 100 लीटर में कितना मिलेगा? 35 लीटर। तो यानी 35 लीटर पाया जाता है 100 लीटर में, और हमको चाहिए कितना? 3.5 लीटर। तो 3.5 लीटर के लिए क्या करेंगे?
इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3.5 अपॉन 35, तो बन नहीं रहा कुछ, हाँ ये 3.5 होगा, 3.5। तो इससे जब काटेंगे तो आ जाएगा, ये आएगा 0.1 और ये कट गया 1 आया, इससे काट दिए। अब यहाँ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से तो आ जाएगा 10, यानी 10 लीटर। हमको 10 लीटर इंडोसल्फान 35 ईसी क्षमता का खरीदना है। 10 लीटर उत्तर सही होना चाहिए। ये सभी ऑप्शन गलत हैं, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। 10 लीटर उत्तर सही होगा। फिर एक बार देख लीजिए, 100 लीटर में 0.7 लीटर, 500 लीटर में, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.5 लीटर, यानी 3.5 लीटर आपको चाहिए एक्टिव इंग्रेडिएंट सक्रिय तत्व, और क्षमता है 35% का, तो 35 लीटर पाया जाता है 100 लीटर में, इसलिए 3.5 लीटर कितने में पाया जाएगा। तो जब करेंगे तो 3.5 अपॉन 35 काटेंगे तो 10 लीटर आ जाएगा। तो इस हिसाब से उत्तर कोई सही नहीं है, और निश्चित रूप से आपको हमने उस समय ध्यान नहीं दिया, लेकिन बाद में देखा तो उत्तर यही सही होगा। अगला प्रश्न है, चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, इसकी सब्जी भी बनती है, अब तो अच्छी अच्छी प्रजातियां भी आ गई हैं। वीड इज रिलेटेड टू, तो ये एसोसिएटेड वीड है व्हीट क्रॉप से, गेहूं में ये विंटर सीजन वीड है। चीनोपोडियम एल्बम बथुआ, बथुआ की सब्जी बनाई जाती है, तो ये उसी से संबंधित है। क्रॉप कैन नॉट बी ग्रोन इन ऑल 3 सीजन्स, आप ये टोमेटो ग्रो कर सकते हैं तीनों सीजन में, मैरीगोल्ड ग्रो होता है, मक्का ग्रो होती है, व्हीट नहीं होता है, तो सामान्य सी बात है। हमने 3 प्रश्न 3 ऑप्शन दिए हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाए कि तीनों साल भर उगाए जा सकते हैं। साइप्रस रोटंडस मोथा, मोथा इज प्रोपेगेटेड, इसको नट ग्रास भी कहते हैं। तो साइप्रस रोटंडस मोथा इज प्रोपेगेटेड बाई, किससे इनका प्रवर्धन होता है, तो इम्पॉर्टेंट है, ट्यूबर से होता है, बल्ब स्टोलन नट से नहीं होता है। बस यही बात इसमें याद रखने लायक है। मोस्ट इफिशिएंट केमिकल टू एमेंड एसिडिक सॉइल, तो अगर अम्लीय मृदा का सुधार करना है तो कौन सा इसमें से कंपाउंड मिलाएंगे जो कि सबसे कम मात्रा में प्रयोग हो और उसका पीएच सही हो जाए। तो इसमें ए ऑप्शन सही है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है सबसे एफिशिएंट है अन्य की तुलना में, इसकी सबसे कम मात्रा लगेगी, इनकी ज़्यादा मात्रा लगेगी इसकी तुलना में, तो यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। 41 है, हाई साल्ट टॉलरेंट क्रॉप इज, हाई साल्ट यानी जहाँ अधिक लवण हो और उसको सहनशील फसल कौन है, तो टर्निप है। तो इसमें आप पहले भी पढ़े होंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। नाइट्रोजन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड एज, तो नाइट्रोजन की N2 की मात्रा ज्ञात करने के लिए NO3 × 0.22 अगर ये करेंगे तो N2 की मात्रा आ जाएगी, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चौथा है कि K2O इज इक्वल टू, तो K2O इक्वल टू क्या होता है, पोटेशियम × 1.20। ये सब फार्मूला हैं, आपको याद भी होंगे और याद रखिए भी। 44वां प्रश्न है, P2O5 इज इक्वल टू, तो P2O5 निकालना हो तो P × 2.29, P गुणे 2.29, फास्फोरस गुणे 2.29, तो ये भी ये ऑप्शन सही है उसी हिसाब से। अगला है पैडी 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 क्रॉपिंग सिस्टम इज, यानी पैडी उगाए, फिर अगले सीजन में पैडी, फिर अगले सीजन में पैडी, तो एक साल में 3 क्रॉप धान की, तो मोनो क्रॉपिंग तो होगा नहीं, साल भर में 1 क्रॉप, यानी मोनो कल्चर होगा। इसको क्या कहते हैं, मोनो कल्चर, एक ही क्रॉप को सिक्वेंशियल में उगाते रहना, मोनो कल्चर होगा, बाकी कोई ऑप्शन इसमें सही नहीं होगा। FSSAI was enacted in the year of, तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इस पर हमने वीडियो बनाया है, तो डी ऑप्शन सही है, 2011 में ये अस्तित्व में आया।
तो याद रखिए, इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर वाज इनेक्टेड इन द ईयर ऑफ, बहुत सामान्य साफ तो हो गया, सी ऑप्शन सही है, 1955 में बना था। इन जेली मेकिंग हाई पेक्टिन फ्रूट्स, हाई पेक्टिन फ्रूट जूस विल नीड शुगर, यानी जेली बनाते समय हाई पेक्टिन फ्रूट जूस, यानी ऐसा फल रस जिसमें पेक्टिन की मात्रा ज़्यादा है, तो उसमें शुगर की मात्रा कितनी आवश्यकता होगी। तो थंब रूल है, आप सबको पता होगा, हाई पेक्टिन हाई शुगर, मीडियम पेक्टिन मीडियम शुगर, लो पेक्टिन लो शुगर, यानी अगर पेक्टिन ज़्यादा है तो शुगर की मात्रा ज़्यादा, यानी इक्वल। 1 लीटर जूस तो 1 kg शुगर। अगर मीडियम पेक्टिन है तो 1 लीटर जूस 750 ग्राम शुगर। अगर लो पेक्टिन है तो 1 लीटर जूस 500 ग्राम शुगर, यानी इसमें 500 ग्राम लगेगी, इसमें 750 लगेगी, इसमें 1000 ग्राम लगेगी। तो बढ़ता जा रहा है, 1 लीटर सबका जूस है, 1 लीटर, तो इसी हिसाब से इसमें हाई रहेगा। अगर और कुछ घुमाए फिराए तो आप पकड़ ही लेंगे। अगला है डायोसियस वेजिटेबल इज, ये तो कॉमन है, तो डायोसियस वेजिटेबल है स्नेक गार्ड, मस्क मेलन, टिंडा, स्पाइन गार्ड। तो खेक्सा, डी ऑप्शन सही है, खेक्सा इसको स्पाइन गार्ड भी कहते हैं। हमने इस पे वीडियो डाला है, एक शॉर्ट वीडियो, आप देख सकते हैं। तो इसमें डी ऑप्शन सही है। ये क्या है, एक डायोसियस मतलब होता है द्विलिंगाश्रयी, सॉरी एक लिंगाश्रयी, हिंदी में थोड़ा एक लिंगाश्रयी, यानी एक सेक्स का एक पौधे पे होना एक लिंगाश्रयी है। तो स्पाइन गार्ड है डायोसियस वेजिटेबल। 50 और अंतिम प्रश्न है, स्पर्स आर फाउंड इन, तो एप्पल में पाए जाते हैं स्पर्स। स्पर्स कुछ नहीं होते हैं, ये अगर पौधा है तो इसमें जो शाखाएं निकलती हैं, उन शाखाओं पर छोटे छोटे उभार ऐसे निकल आते हैं, सूट, ये सूट होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें गांठ होती हैं, सूट में गांठ होती हैं, बड होती है इन्हीं पे, और इन्हीं से एप्पल आता है, एप्पल इन्हीं पे एप्पल लगते हैं। तो इस पर जो कंडेंस सूट होती है, इसी को इस पर कहते हैं कंडेंस सूट, सिकुड़ी हुई, दबी हुई, एकदम कम्पैक्ट सूट, और उस पर फ्लावरिंग होती है, उसी पे फल लगते हैं। और ये जो है एप्पल में पाए जाते हैं। इस पर इसी को इस पर कहते हैं। इस पर एक कंडेंस सूट है, सिकुड़ी हुई शाखा है। तो बच्चों, इस तरीके से 50 प्रश्न पूरे हुए। अगर कोई कमी रह गई हो, बात न समझ में आई हो, या लगता हो कि गलत है, तो कमेंट करें। आप सभी को सफलता हेतु बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं।